So we'll discuss first of all the concept of novelty and inventive step. Novelty क्या कह रही है कि एक क्लेम कब नॉवेल है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द नोवेल्टी फर्स्ट. व्हेन इज अ क्लेम नॉवेल? सो आपके पास एक क्लेम है और उस क्लेम में जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी एक सिंगल प्रायर आर्ट के अंदर डिस्क्लोज नहीं हो रही है. आपके क्लेम में 2 फीचर्स हैं, 3 फीचर्स हैं, 4 फीचर्स हैं और वो सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में अगर डिस्क्लोज नहीं हो रहे हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में भले ही डिस्क्लोज हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका क्लेम नॉवेल रहेगा. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नोवेल्टी. अभी देखो, अब क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. सिमिलरली जैसे आपका पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें 10 क्लेम्स हैं, तो अब 10 के 10 क्लेम्स अगर आपके किसी एक डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज नहीं है या उनके अंदर जो भी फीचर्स हैं वो किसी एक डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज नहीं हो रहे हैं, देन योर इन्वेंशन इज अ नॉवेल इन्वेंशन. चेक क्या करना है हमें? अगर साइट कर दिया है एग्जामिनर ने डिस्क्लोजर नंबर D1, ठीक है, D1 डॉक्यूमेंट साइट किया, D2 डॉक्यूमेंट साइट किया. अब हम D2 को देखेंगे. क्या D2 में हमारे सारे क्लेम्स हैं? अगर हैं तो हमारा इन्वेंशन नॉवेल नहीं है. या फिर अगर हम एक क्लेम को कंसिडर करें तो क्या एक क्लेम के सारे फीचर्स डिस्क्लोज हैं D1 में? अगर हैं तो हमारा क्लेम नॉवेल नहीं है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नोवेल्टी. ठीक है, अब हम आते हैं ऑब्वियसनेस के ऊपर. ऑब्वियसनेस बोलो, इन्वेंटिव स्टेप बोलो. ठीक है, इन्वेंटिव स्टेप का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक क्लेम ऑब्वियस कब होगा? जैसे कि मान लो D1 डिस्क्लोजर है, D2 डिस्क्लोजर है. D1 के अंदर फीचर नंबर A है, फीचर नंबर B है. D2 के अंदर फीचर नंबर C है. ठीक है, अब ऑब्वियस क्या होगा? आपने इन्वेंशन बनाया जिसका की नाम रखा गया D3. ठीक है, तो अब D3 जो है, क्या A, B प्लस C को मिला के D3 तक पहुंचा जा सकता है? अगर आंसर यस है, देन योर इन्वेंशन इज ऑब्वियस इन्वेंशन. प्लस अगर सिर्फ और सिर्फ D1 को ही ले लें और हम अपनी जनरल नॉलेज को ले लें, एक बेसिक सी नॉलेज ले लें अपनी, जिसमें कोई टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं हो. जैसे कोई मटेरियल वुड का बना है, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने उसको मेटल का बना दिया. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वुड का बना है, मैंने उसको मेटल का बना दिया, तो इसमें कोई टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं है. मेटल ही चेंज किया, इसमें कोई बहुत सरप्राइज की बात नहीं है. ठीक है, तो अगर मैं एक ही प्रायर आर्ट को ले लूं और एक प्रायर आर्ट के साथ में अपनी जनरल नॉलेज मिला दूं या फिर जो भी मेरे अंदर स्किल है उसको कंबाइन कर दूं और इन्वेंशन तक पहुंच जाऊं, तो ये भी ऑब्वियसनेस का ही पार्ट होगा. वो क्लेम भी ऑब्वियस ही होगा. ऑब्वियस का मतलब भी समझ आ रहा है नाम से ही. मीन्स कि वॉट एवर द इन्वेंशन इज, इट इज वेरी ऑब्वियस. इट कैन बी डन बाय एनीवन. देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, नो एलिमेंट ऑफ टेक्निकलिटी. टेक्निकल एडवांसमेंट ही नहीं हुआ कुछ. ठीक है, सो ऑब्वियसनेस जज होती है दो डॉक्यूमेंट्स को मिला के. अगर उस इन्वेंशन तक पहुंचा जा रहा है तो इन्वेंशन ऑब्वियस है. अगर कुछ एक ही डॉक्यूमेंट है और उसके साथ आपने अपनी जनरल स्किल्स को मिला दिया और आप इन्वेंशन तक पहुंच जा रहे हो, देन ऑल्सो इट इज ऑब्वियस. बट अगर आप इन्वेंशंस को कंबाइन कर रहे हो और उसके अलावा कुछ ऐसा फीचर है जो अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं, जो कि बहुत ही ज्यादा टेक्निकली एडवांस है, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, जिससे पूरे इन्वेंशन का फेज ही चेंज हो जा रहा है, अगर कुछ ऐसा है, देन यू विल से कि इन्वेंटिव स्टेप एग्जिस्ट करता है और हमारा क्लेम ऑब्वियस नहीं है. ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव मैटर है. जब FER रिस्पॉन्स लिखने को आता है ओवर इन्वेंटिव स्टेप, तो हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं कंट्रोलर को. हमें ये बताना होता है कि उनको तो लग रहा है कि ऑब्वियस है, दो चीजों को मिला के यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, या फिर जनरल स्किल को मिला के यहाँ तक पहुंचा जा सकता है. आप अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे कि नहीं, ऑब्वियस नहीं है, ऐसे करके नहीं पहुंचा जा सकता. ठीक है, सो इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म इन्वेंटिव स्टेप. आपको जब भी FER मिलता है तो आपको प्रूव करना होता है कि हाँ, मेरा इन्वेंशन ऑब्वियस
ऑब्वियस नहीं है, मेरे इन्वेंशन में बहुत ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट है, इसमें कोई ऑब्वियस सी बात नहीं है. सो दिस ऑल यू हैव टू प्रूव. ओके, सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन which was asked last year, and similar questions can be asked this year also. Yes, this one. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो, एक क्वेश्चन से ही लास्ट ईयर तो क्या था कि एक क्वेश्चन से ही आपको 4 मार्क्स मिल रहे थे. अगर आपने पूरा इन्वेंशन एक बार में ही समझ लिया, सो यू विल बी गेटिंग, क्योंकि दोनों उसी से लिंक्ड हैं. तो आपको क्या करना है वो देख लो. इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं. ठीक है, डॉक्टर भुवन ने एक इन्वेंशन किया है क्रेडल का. ठीक है, मेड ऑफ टाइटेनियम विच हैज़ अ स्विंग. ठीक है, और 5 और मोर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं. टाइप ऑफ बच्चों का झूला बनाया है जो कि टाइटेनियम से बना हुआ है. ठीक है, जो कि 5th स्ट्रक्चर जो है वो कि जो स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया गया है टू प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी. तो यहीं से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा कि भाई ये जो 5th सपोर्ट है ना, ये कुछ इस बंदे ने ऐसा सोचा जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा. जनरली एक चेयर में, एक झूले में, सब में 4 लेग्स ही होते हैं, 4 सपोर्ट्स होते हैं, बट इसने 5th सपोर्ट के बारे में सोचा. तो यहीं से आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाना चाहिए. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. द क्रेडल हैज प्रोविजंस फॉर हैंगिंग टॉयज. ठीक है, खिलौने टांगने के लिए भी कुछ प्रोविजन दिया गया है और इसको फोल्ड भी किया जा सकता है. ठीक है, फिर बोल रहा है क्लेम 1 ऑफ डॉक्टर भुवन्स पेटेंट एप्लीकेशन एज फाइल्ड रीड्स. तो देखो, क्लेम 1 क्या कह रहा है, क्रेडल कंप्राइजिंग अ प्लूरैलिटी ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड अ प्रोविजन फॉर हैंगिंग टॉयज. ठीक है, अब पेटेंट ऑफिस, पहले उनका क्लेम ये था कि प्लूरैलिटी ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और प्रोविजन फॉर हैंगिंग टॉयज. पेटेंट ऑफिस ने प्रायर आर्ट सर्च किया. ठीक है, और पेटेंट ऑफिस को 3 डिस्क्लोजर्स मिले. व्हाट इज हैपनिंग विद अंकुश? ओके, सो पेटेंट ऑफिस को 3 डिस्क्लोजर्स मिले. पहला डिस्क्लोजर है D1, D2 और D3. अब पेटेंट ऑफिस ने बोला कि भाई आपका जो क्लेम है वो नॉवेल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे जो इन्वेंशंस हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने क्लेम को अमेंड कर लिया. ठीक है, फॉर्म 13 का यूज किया और उन्होंने अपने क्लेम को अमेंड कर लिया और उसके बाद क्लेम के 3 वर्जन्स बनाए. ठीक है, हैज अमेंडेड हिज क्लेम एंड हैज ड्राफ्टेड फॉलोइंग 3 वर्जन्स ऑफ द क्लेम. ठीक है, अब देखो, पहले वर्जन में उन्होंने टाइटेनियम क्रेडल यूज किया, प्लूरैलिटी ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर डाला, प्रोविजन फॉर हैंगिंग टॉयज डाला. दूसरे में फोल्डिंग टाइटेनियम क्रेडल डाला, 5 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर डाला और प्रोविजन फॉर हैंगिंग टॉयज डाला. और तीसरे में फोल्डेबल टाइटेनियम क्रेडल डाला, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर डाला और प्रोविजन फॉर हैंगिंग टॉयज डाल दिया. ठीक है, अब समझो, कह रहा है विच ऑफ द एबव वर्जन्स ऑफ अमेंडेड क्लेम वुड बी न्यू ओवर द एबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स. अब जो मैंने कहानी आपको बताई कि जब भी आप न्यूनेस देखते हो, नोवेल्टी देखते हो, तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है एक क्लेम कब न्यू होगा. एक क्लेम तब न्यू होगा अगर एक सिंगल प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट उस क्लेम के सारे फीचर्स को एक साथ डिस्क्लोज ना कर दे. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको जो मिस्टर भुवन ने क्लेम्स बनाए थे, एक एक क्लेम को उठाना है और उनको D1, D2, D3 के साथ कंपेयर करना है. अगर D1 में उस नए क्लेम के सारे फीचर्स आ गए तो वो न्यू नहीं है, D2 में आ गए तो न्यू नहीं है, D3 में आ गए तो न्यू नहीं है. तो यहाँ पे 3 क्लेम्स हैं और 3 डिस्क्लोजर्स हैं, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, जाहिर सी बात है. तो हम क्या करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम क्लेम 1 उठा लेंगे. ठीक है, I will take claim 1. What is claim 1 saying? Claim 1 has got titanium cradle, ठीक है, और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और प्रोविजन फॉर हैंगिंग टॉयज. ठीक है, तो देखो, अब D1 से कंपेयर करो. अब आपको क्या करना है, हर क्लेम को तीनों से कंपेयर करना है. तो सबसे पहले क्लेम 1 की आप मैचिंग कराओ D1 से. ठीक है, अलग अलग करवानी है, ये नहीं कि D1 D2 को ज्वाइन कर लिया, नहीं, वो इन्वेंटिव स्टेप चेक करते वक्त करेंगे. तो अभी आप क्लेम 1 को D2 से मैच करो. तो क्लेम 1 में क्रेडल किसका है, टाइटेनियम का बना हुआ है. D1 में किसका है, वुडन का बना हुआ है. बताओ क्या सेम हुआ, नॉवेल है क्लेम 1 ओवर D1, यस और नो? एक फीचर भी अलग है तो नॉवेल है. yes. एक भी फीचर अलग है तो नॉवेल है. Yes. तो यस, क्लेम 1 इज नॉवेल ओवर D1. ओके, सो
विल राइट नॉवेल ओवर D1। ठीक है, अब हम D2 से कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पे टाइटेनियम क्रेडल है, ठीक है, बिल्कुल टाइटेनियम क्रेडल D2 में है, देखो है टाइटेनियम क्रेडल तो है, भले ही फोल्डेबल है नॉन फोल्डेबल है उससे मतलब नहीं है, वो तो एक एडिशनल बात हो गई, टाइटेनियम क्रेडल है, ठीक है। और इनके में क्या है, प्रोविजन फॉर हैंगिंग टॉयज, लेकिन D2 के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है खिलौने लटकाने के लिए। तो क्या क्लेम 1 D2 के ऊपर नॉवेल है, बोलो। हाँ जी है। ठीक है, यस। अब D3 से मैच करा लो। तो D3 में क्या बोला जा रहा है कि पहली लाइन से ही गेम ओवर हो गया, यहाँ पे टाइटेनियम क्रेडल है, यहाँ एल्यूमिनियम क्रेडल है, तो नॉवेल हो गया ओवर D3 ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लेम 1 तो हमारा नॉवेल है। अब सिमिलरली विल चेक क्लेम नंबर 2। ठीक है, लेट्स कम टू क्लेम 2, चेक इट। तो आप क्लेम 1 के कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि नो सिंगल डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजेस टाइटेनियम प्लस हैंगिंग टॉयज टुगेदर। इनको, इस कॉम्बिनेशन को कोई भी साथ में डिस्क्लोज नहीं कर रहा। अब आते हैं क्लेम 2 के ऊपर। तो क्लेम 2 में बोला गया है फोल्डेबल टाइटेनियम क्रेडल, एट लीस्ट 5 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड अ प्रोविजन फॉर हैंगिंग टॉयज। ठीक है, तो देखो D1 से मिलाओ, तो पहले ही गेम ओवर हो गया। टाइटेनियम वुडन, D1 से भी, D1 के ऊपर भी क्लेम 2 नॉवेल है, नहीं चेक करेंगे। D2 को देखो, टाइटेनियम क्रेडल तो है, टाइटेनियम क्रेडल है, 5 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे 4 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं, स्पेसिफिकली बोल दिया, मींस ये क्लेम 2 D2 से भी नॉवेल है, और बाकी प्रोविजन फॉर हैंगिंग टॉयज तो वैसे भी नहीं है, तो वैसे भी नॉवेल है। फिर हम आते हैं D3 को मैच करेंगे क्लेम 2 से। तो क्लेम 2 में क्या बोला गया है कि हैंगिंग टॉयज हैं, हैंगिंग टॉयज इसमें भी हैं, बट यहाँ पे तो एल्यूमिनियम क्रेडल है, टाइटेनियम क्रेडल है इसके अंदर, तो तीनों से क्लेम 2 भी नॉवेल हो गया। ओके, सो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉवेल ओवर D1, D2 और D3। क्लेम 2 is also novel over D1, D2 and D3. Now coming to claim number 3। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, foldable titanium cradle comprising a plurality of supporting structure and a provision for hanging toys। सिमिलरली आप मैच कराएंगे जब, तो आपको यहाँ पे भी पता चलेगा कि कोई भी क्लेम जो D1, D2, D3 में लिखे हुए हैं, जो भी डिस्क्लोजर्स हैं, उसमें किसी भी एक में क्लेम 3 के सारे फीचर्स नहीं आ रहे हैं। सो यू विल राइट कि क्लेम 3 इज ऑल्सो नॉवेल ओवर D1, D2 एंड D3। समझ आ रहा है, नोवेल्टी का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हर क्लेम को उठाओ और तीनों से मैच करना है। ठीक है, सो व्हाट यू विल राइट, which of the above versions of the amended claim would be new over the above mentioned documents? So the answer is all the above claim versions are new। बोलो किसको समझ नहीं आया। ओके, गॉट इट। राघव, हम इसमें ये पॉइंट भी देख सकते हैं हम्म कि क्लेम 2 और 3 में फोल्डेबल है जो टाइटेनियम क्रेडल है, हम्म, बट हमारे डिस्क्लोजर में नॉन फोल्डेबल लिखा है। हाँ हाँ, आप देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। देख सकते हैं, हम्म, क्योंकि स्पेसिफिकली बता दिया ना कि भाई ये नॉन फोल्डेबल है, ये फोल्डेबल है, तो आपस में अलग हो गए। ठीक है, बट अगर टाइटेनियम क्रेडल है और फोल्डेबल है तो इसमें यू कैन नॉट आर्ग्यू मच। Where's my phone? It's ringing. Okay, so now coming to the next point of inventive step। ठीक है, so how will you check inventive step? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जब इन्वेंटिव स्टेप चेक करेंगे तो अब डिस्क्लोजर्स को आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं, और अगर आप कंबाइन नहीं करना चाह रहे तो अपनी जनरल नॉलेज का भी यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, अब कुछ जनरल इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं क्या इस क्लेम तक पहुंच सकता हूं। अगर आप पहुंच सकते हैं तो इट इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, सो नाउ लेट्स चेक अपॉन
अमेंड ये नॉन ऑब्वियसनेस, ठीक है। सो नॉन ऑब्वियसनेस का मतलब अभी समझ गए हैं सारे लोग। क्लेम 1 भी विजिबल है, 2, 3 एंड ऑल द डिस्क्लोजर्स आर आल्सो विजिबल, ठीक है। तो व्हाट यू विल चेक, द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट कैन नॉट इजिली अराइव एट द इन्वेंशन बाय कंबाइनिंग वन और मोर प्रायर आर्ट्स, ठीक है। प्रायर आर्ट को कंबाइन करके या फिर एक प्रायर आर्ट और अपनी नॉलेज को कंबाइन करके इन्वेंशन तक ना पहुंचा जा सके कॉमन जनरल नॉलेज के थ्रू, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं क्लेम नंबर 1। क्लेम नंबर 1 क्या है? अब ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, आपको अपने दिमाग से सोचनी है कि हाँ भाई इस इन्वेंशन तक पहुंचा जा सकता है क्या। यही तो आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं हमें इन द पेपर 2 ऑल्सो। सो सी अ टाइटेनियम क्रेडल कंप्राइजिंग अ प्लूरैलिटी ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड अ प्रोविजन फॉर हैंगिंग ट्वाइस, ठीक है। तो देखो D2 से क्या मिल रहा है, D2 डिस्क्लोजर से क्या मिल रहा है बोलो। अगर हम क्लेम 1 की एनालिसिस करें फॉर दिस व्हाट शुड आई से इन्वेंटिव स्टेप, तो D2 के अंदर तो टाइटेनियम क्रेडल हमें पहले ही दिख रही है, ठीक है। सो D2 हैज टाइटेनियम क्रेडल जो कि हमारे क्लेम में है, ठीक है। अच्छा D3 में क्या है, D3 के अंदर हैंगिंग टॉयज का प्रोविजन देखो। इन्होंने हैंगिंग, अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग्स भी सेम हुए, उसने हैंगिंग हुक्स लिख दिया, आपने हैंगिंग प्रोविजन लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। चीज तो एक ही है ना, लिखा कैसे भी गया हो। सो डोंट लुक फॉर द सिमिलर वर्ड्स की अगर सिमिलर वर्ड्स नहीं है तो डिफरेंट है भाई, नहीं ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। सो यहाँ पे हैंगिंग हुक्स हैं, यहाँ पे प्रोविजन फॉर हैंगिंग टॉयज है। तो आप टाइटेनियम क्रेडल ले लो और क्या ले लो आप ये हैंगिंग टॉयज का प्रोविजन ले लो, ठीक है। तो D3 से आपको क्या मिल जा रहा है, D3 से आपको हैंगिंग हुक्स मिल जा रहे हैं जो कि आपके क्लेम के अंदर भी हैं, ठीक है। तो अब सोचो कोई स्किल्ड पर्सन अगर होगा तो वो D2 और D3 को कंबाइन करके क्या आपके क्लेम 1 तक नहीं पहुंच जाएगा, बताओ। D2 से उसने टाइटेनियम क्रेडल उठाया और D3 के अंदर हैंगिंग हुक्स लगे हुए तो उसको कंबाइन किया, और क्या यही क्लेम 1 है हमारा? टेल मी यस और नो, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। बिलीव मी, अगर ये करना सीख गए, FER का रिस्पॉन्स बनाना सीख गए। शिवांगी एम आई राइट? राघव, प्लुरैलिटी ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब कितनी भी हो सकती हैं, हाँ मल्टीपल हो हाँ गई ना। प्लूरैलिटी का मतलब मल्टीपल हो गया, उसने कोई नंबर फिक्स नंबर नहीं बताया, ओके। ठीक है। सो टेल मी, गुड टू गो ना? क्लेम 1 ऑब्वियस है ना, D2 और D3 को कंबाइन कर दिया, क्लेम 1 बन गया ना, ठीक है। अभी आते हैं क्लेम 3 पे आते हैं। अभी क्लेम 2 को छोड़ देते हैं और क्लेम 3 पे आते हैं और देखते हैं क्या क्लेम 3 भी ऑब्वियस है। क्लेम 3 क्या कह रहा है, फोल्डेबल टाइटेनियम क्रेडल, ठीक है। तो कहां से मिल रहा है फोल्डेबल, फोल्डेबल वर्ड मिल रहा है आपको D1 से, ठीक है। और टाइटेनियम क्रेडल कहां से मिल रहा है, टाइटेनियम क्रेडल कहां से मिल रहा है, D2 से मिल रहा है, D2। ठीक है। प्लूरैलिटी ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, प्लूरैलिटी ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर तो सब में ही है, ठीक है। 4 उसमें उन्होंने 4 बता दिया है और आपने प्लूरैलिटी बोल दिया, आपने स्पेसिफाई नहीं किया। एंड अ प्रोविजन फॉर हैंगिंग टॉयज, ठीक है, हैंगिंग टॉयज भी है D3 में। तो कोई अगर स्किल्ड पर्सन होगा वो, अगर आप ऐसे भी ना सोचो, सोचने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप ऐसे भी ना सोचो कि भाई फोल्डेबल है तो इसमें फोल्डेबल वुडन क्रेडल था और D2 में नॉन फोल्डेबल टाइटेनियम क्रेडल है, तो कोई बोलेगा भाई ये तो नॉन फोल्डेबल है, इसको तुम कैसे कंबाइन कर रहे हो। तो क्या कोई पर्सन D1 का फोल्डेबल क्रेडल ले, ठीक है, D1 का फोल्डेबल वुडन क्रेडल को ले और उसका मटेरियल चेंज कर दे, वुडन की जगह टाइटेनियम कर दे, कौन सी बड़ी बात है, मटेरियल ही तो चेंज हुआ है, वुडन की जगह टाइटेनियम मटेरियल कर दिया। तो क्या ये बहुत ऑब्वियस सी बात नहीं होगी, मटेरियल सब्स्टिट्यूशन इज जनरली वेरी ऑब्वियस थिंग, ठीक है।
तो किसी ने फोल्डेबल वुडन क्रेडल लिया और वुडन को हटा के टाइटेनियम लगा दिया, तो हम कहाँ आ गए, D1 पे आ गए। और बाकी तो ये प्रोविजन फॉर हैंगिंग ट्वाइस तो D3 में है ही, ठीक है। सो क्लेम 3 इज ऑल्सो ऑब्वियस। अब हम आते हैं क्लेम 2 के अंदर। I will give you a simple exercise also after this class based on this, क्योंकि इससे related questions आते हैं and it takes time to develop this understanding, ठीक है। Now coming to claim number 2, it says a foldable titanium cradle, ठीक है। अब देखो फीचर बाय फीचर देखो, D1 है क्या, डी फोल्डेबल वर्ड आ रहा है, ठीक है, फोल्डेबल इज इन D1, ओके। टाइटेनियम क्रेडल कहाँ है, D2 में है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर क्या बोल रहा है, इसको अभी छोड़ दो, 5 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को। प्रोविजन फॉर हैंगिंग टॉयज किधर है, हाँ जी बिल्कुल है, हैंगिंग टॉयज भी है D1 और D3 के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो आपका वर्ड है एटलीस्ट 5 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, क्या ये कहीं पे भी बताया गया है, बोलो, क्या ये आपका ऐसा पार्ट है जिसके बारे में अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा? क्योंकि एवरीवेयर इट इज सेइंग 4 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, 4 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, 4 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, बट यू आर टॉकिंग अबाउट 5th सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। इन्वेंशन क्यों किया जाता है? वाई इज द इन्वेंशन डन? इन्वेंशन इज ऑलवेज डन इन परव्यू थिंकिंग लाइक इट विल प्रोवाइड सम इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही ये बात हमें लिख दी गई थी कि जो 5th सपोर्ट है वो स्ट्रेटेजिकली लगाया गया है, वो दिमाग लगा के लगाया गया है टू प्रोवाइड बेटर सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी चेयर्स आ रही थी या जितने भी क्रेडल्स आ रहे थे उन सब में चार ही पैर देखते हो आप, बट समवन हैज इन्वेंटेड समथिंग कि जिसमें 5th स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। सो यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर्स हैं which is not taught anywhere, okay, so none of the document is talking about this 5th structure, that is why this links extra support to provide better stability and safety, ठीक है। इस फीचर की वजह से ही टेक्निकल एडवांसमेंट आया है, जो कि इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन भी है, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट भी आया है, और ये कोई नॉर्मल मॉडिफिकेशन नहीं है। अगर नॉर्मल होता तो मटेरियल चेंज करना इज वेरी वेरी ऑब्वियस, ओके। सो यू कैन आर्ग्यू कि हाँ दिस इज नॉन ऑब्वियस, ओके। सो दैट इज वाई द आंसर ऑफ दिस इज 2 ओनली। Getting my point? See, this is very subjective, I am again telling you. बट ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना रियल केसेस होते हैं, ठीक है। आप एग्जामिनर को बोलोगे कि ये ऑब्वियस नहीं है, फिर एग्जामिनर आपको उधर से रिप्लाई देगा कि नहीं भाई ऑब्वियस ही है, फिर आप फिर काउंटर स्टेटमेंट दोगे। सो दिस गोज ऑन। यूएस में तो 10-10 ऑफिस एक्शन आते हैं, 20-20 ऑफिस एक्शन आते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच दिस नोवेल्टी एंड इन्वेंटिव स्टेप कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पहली बात तो ये है। इन्वेंटिव स्टेप में जैसे किसी ने एक क्वेश्चन भी भेजा था, शायद मैंने ही भेजा था, कि इन्वेंटिव स्टेप कैसे जज किया जाता है, 2 डॉक्यूमेंट को कंबाइन करके ही जज करते हैं या एक डॉक्यूमेंट और जनरल नॉलेज को भी कंबाइन कर सकते हैं। सो आंसर वॉज बोथ आर ट्रू, ठीक है। दिस हैज बीन आस्क्ड ऑल्सो इन द एग्जाम। सो आई गेस we can move forward. राघव, Yes, क्लेम 2 में क्या टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है claim सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स के हाँ, में? क्लेम 2 में देखो जनरली एक झूले के अंदर 4 पैर होते हैं, ठीक है, बट उसको जैसे सबने देखा ही होगा, जब वो उसमें 4 पैर होते हैं तो ऐसे थोड़ा सा डगमगाता सा रहता है, ठीक है। एक साइड ज्यादा हाँ, रहता एक है। साइड डगमगाता रहता है। सो अब इसने एक 5th सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी लगा दिया, मान लो बीच में लगा दिया है, अब उससे प्रॉपर स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल रहा है, जो कि किसी में भी नहीं है। देखो सब में 4 स्ट्रक्चर्स ही हैं, सब में 4 स्ट्रक्चर्स हैं, सब में 4 स्ट्रक्चर्स हैं। बाकी जितने भी फीचर्स दिए हैं, टाइटेनियम और ट्वाइस को लटकाना, आप 2 को कंबाइन करोगे मिल जाएगा, बट 5th सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं है। आप किसी को भी कंबाइन करके इस 5th सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वाले फीचर तक नहीं पहुंच सकते। अब अगर आपको ये D1 D2 डिस्क्लोजर समझ आ गया है, सो यू कैन इजीली डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जनरली आपसे एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा,
जो कि पिछले 3 सालों से पूछा जा रहा है, 23, 24 और 25, ठीक है, जिसमें आपको यही D1 D2 डिस्क्लोजर वाला क्वेश्चन होगा और उसको लिखना होगा, ठीक है। डोंट ट्राई टू राइट द परफेक्ट आंसर क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, बट अगर आप उन वर्ड्स को जानते हो यूज करना कि कैसे लिखना है, किन वर्ड्स को हमें यूज करना है टू गेट गुड मार्क्स, सो यू कैन ऑब्वियसली राइट इट बिकॉज ऑल दीज राइटिंग्स टेक टाइम, ठीक है। तो आपके पास उतना टाइम तो है नहीं। अभी देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिस्टर रवि वर्क्स एज अ साइंटिस्ट इन अ साइंस लैबोरेटरी and comes up with an invention. He is very keen to file an application for a patent, so he sends his proposal to his organization's IPR cell with a draft of his invention. ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अच्छा, अब आईपीआर सेल ने क्या किया, उन्होंने एक प्रायर आर्ट सर्च की, ठीक है। रवि के पास एक इन्वेंशन है, उन्होंने अपने कंपनी के आईपीआर सेल को दिया, एक इंटरनल प्रायर आर्ट सर्च करी गई। दिस सर्च इज नॉट द वन जो एग्जामिनर करता है, ठीक है। और उनको 2 रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिले, वही D1 और D2, ठीक है। उन्होंने उसको मिस्टर रवि को भेज दिया और मिस्टर रवि को बोला कि आप अपनी नोवेल्टी और इन्वेंटिव स्टेप को जस्टिफाई करो बेस्ड ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी नोवेल्टी और इन्वेंटिव स्टेप का, उसका ही यूज करके आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। सो आई एम लाइक एक्सप्लेनिंग वन, और इस टाइप का एक ऑप्शन और में भी आया है, वो वाला आप करेंगे और 25 वाला भी आप करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या क्या चीजें दी जाएंगी, पहले तो आप ये समझो, ये हो गया मिस्टर रवि का इन्वेंशन, ये D1 जो कि उनको मिला है, उनको लग रहा है ये सिमिलर है मिस्टर रवि से, और ये हो गया D2 जो कि उनको लग रहा है उनके आईपीआर सेल को जो मिस्टर रवि से सिमिलर है। ऑब्वियसली किसी भी कंपनी का आईपीआर सेल ये जरूर चाहेगा कि आपका इन्वेंशन नॉवेल और इन्वेंटिव हो बिफोर फाइलिंग, सो दैट बाद में रिजेक्शन ना आए और फाइलिंग कॉस्ट वगैरह से बचा जा सके, ठीक है, फालतू का कोई भी कॉस्ट ना आए, बिकॉज अगर आपका इन्वेंशन नॉवेल ही नहीं होगा तो फाइल करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, गो थ्रू द ड्राफ्ट ऑफ मिस्टर रवीज इन्वेंशन, disclosures of D1 and D2 given above and prepare a detailed response from Mr. Ravi। अब आपको लिखना है as Mr. Ravi, ठीक है, justifying novelty and inventive step of his invention vis-a-vis disclosures of D1 and D2, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखने वाले हैं, ठीक है, आप इसका आंसर लिखेंगे अराउंड 3 to 4 पैराग्राफ्स, जो कि 1 से 1.5 पेज में जाने वाला है, ठीक है। सो पहले तो आप एक पैराग्राफ लिख दो सिंपली कि प्रेजेंट इन्वेंशन कैसे लिखना है, फ्रॉम मिस्टर रवि लिखना है, ओके। एम आई ऑडिबल, इज देयर एनी ग्लिच? हेलो गाइस, You are audible. Yes, yes, ओके yes. ओके। सो अब आपको ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर रवि लिखना है, तो आप सबसे पहले तो स्टार्टिंग पैराग्राफ में लिखेंगे कि दिस इन्वेंशन रिलेट्स टू, थोड़ा सा उस इन्वेंशन के बारे में लिख दो, दिस इन्वेंशन रिलेट्स टू अ कॉफी मेकिंग मशीन, ठीक है, कंप्राइजिंग दिस हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, विद अ मैट्रिक्स, उसके बाद एक सेकंड चैम्बर है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड बाय अ फ्लो रेस्ट्रिक्शन डिवाइस, ऐसे करके थोड़ा सा लिख दो। फिर आपको क्या करना है कि दोनों ही डिस्क्लोजर्स के ऊपर नॉवेल्टी बतानी होती है। जैसे अभी हमने देखा ना कि एक क्लेम या एक इन्वेंशन नॉवेल है या नहीं, तो वो आपको सारे डिस्क्लोजर्स से देखना होता है। तो आप दूसरा पैराग्राफ जो लिखेंगे, पहले पैराग्राफ में थोड़ा सा बता देना, ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग डालने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 2 में, और आप लिखेंगे नोवेल्टी ओवर डिस्क्लोजर D1, ठीक है। तो आप लिखेंगे D1 डिस्क्लोजर के ऊपर कैसे नोवेल्टी। तो आप में से मुझे कोई एक बताएगा कि कैसे आप जज करोगे और कैसे लिखोगे? Tell me, anyone wants to say something? यस Yes. एक्चुअली रवि की जो इन्वेंशन है उसको पहले नॉवेल्टी के लिए हम D1 से कंपेयर करेंगे कि उसमें क्या नॉवेल है या नहीं, फिर D2 से कंपेयर करके बताएंगे कि मतलब अलग अलग नॉवेल्टी के लिए हम अलग अलग बताएंगे, और इन्वेंटिव स्टेप के लिए हम दोनों को कंबाइन करके बताएंगे कि मिस्टर रवि की इन्वेंशन ऐसा क्या बेटर कर रही है जो दोनों D1 और D2 का कॉम्बिनेशन मिलके भी नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा तो है, एग्जैक्टली। So first you will tell
नोवेल्टी, जैसा कि बताया इन्होंने, नोवेल्टी आपको बतानी है सेपरेटली कि हाँ भाई मेरा इन्वेंशन इससे तो नॉवल है। क्योंकि नोवेल्टी कैसे चेक की जाती है? बेस्ड ऑन कि आपके इन्वेंशन के अंदर जो भी फीचर्स हैं क्या वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो नॉवल नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, अब इसमें आपको फीचर्स देखने हैं और आपको बताना है। जैसे कि इन्होंने एक कॉफी मेकिंग मशीन बनाई, ये एक बेवरेज मेकिंग मशीन है, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे कि डॉक्यूमेंट D1 डिस्क्लोजेज अ बेवरेज मेकिंग मशीन हैविंग अ हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट इसमें भी है, हीटिंग एलिमेंट इसमें भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्योंकि अब कोई ये नहीं बोलेगा कि इनकी तो बेवरेज मेकिंग मशीन है, ये तो कॉफी मेकिंग मशीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस ये कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज बेवरेज मेकिंग मशीन को नैरो डाउन करके कॉफी मेकिंग मशीन कर दिया गया। ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है कि हाँ ये तो नॉवल हो गया बिकॉज वो चाय कॉफी सब बनाती थी, ये सिर्फ कॉफी बना रही है, या फिर इसका नाम कॉफी मेकिंग मशीन है, नॉट लाइक दैट। अब आप देखो कि इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट है, बिल्कुल हीटिंग एलिमेंट इसमें भी है, विद अ मैट्रिक्स एंड ऑप्शनली पिक्चर वाज डिस्क्लोज। बस इसमें एक हीटिंग एलिमेंट है और इसमें जो फीचर है वो एक सेकंड चैम्बर है, रेस्ट्रिक्टेड बाय अ फ्लो रेस्ट्रिक्शन डिवाइस to control the rate of liquid flow and a stainless steel cup or glass to receive beverage from a second chamber। तो देखो अब आप इसको कैसे लिखोगे, क्या ऐसा कोई भी फीचर यहाँ पे है? नहीं है। तो आप ऐसे लिखोगे कि डॉक्यूमेंट D1 डिस्क्लोजेज अ बेवरेज मेकिंग मशीन हैविंग अ हीटिंग एलिमेंट एंड अ ऑप्शनल पिक्चर, जो कि इसमें है, ठीक है, विच मे बी सप्लाइड बाय द यूजर एंड इज ऑप्शनल। जो इसमें लिखा है आपने वो लाइन लिख दी। उसके बाद अब आप अपने इन्वेंशन को नॉवल दिखाओगे। अब आप कैसे लिखोगे? पहली लाइन इसकी लिखने के बाद आप लिखोगे हाउएवर D1। अब आप वो लिखोगे D1 में जो नहीं है, जो मेरे पास है, तभी तो आपका इन्वेंशन नॉवल है। तो आप लिखोगे D1 डज नॉट डिस्क्लोज D1 does not disclose a second chamber सॉरी सेकंड चैम्बर, ठीक है। पूरा यही, ये पूरा लाइन कॉपी कर दोगे कि भाई D1 इसमें कॉफी, हमारी कॉफी मशीन के अंदर एक सेकंड चैम्बर है जो कि फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है, लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए भी एक प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। तो आप लिख दोगे कि इस D1 डिस्क्लोजर में ये वाला फीचर नहीं है, ठीक है। और फिर इसमें और इसके जो फीचर्स हैं उनको फिर बोल दो। ऐसे हाउएवर कर करके लिखना है। हाउएवर करके एक फीचर लिख दिया, उसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन से फर्दर, ठीक है, फर्दर। अब इसमें और कौन सा फीचर है? देखो जो भी फीचर्स हैं इसके विच आर नॉट इन D1 आप उनको लिख दोगे कि हाँ फर्दर D1 डज नॉट डिस्क्लोज। अब आप देखो इसमें क्या क्या है। देखो इसमें एक फ्लोट रेस्ट्रिक्शन डिवाइस तो हो गई। अब आप लिख दो रोटेटेबल प्लेट हैविंग प्लूरैलिटी ऑफ ओरिफिसेस हैविंग डिफरेंट डायमीटर्स प्रेफरेबली बिटवीन। अब आप बोल दो कि इसके अंदर रोटेटेबल प्लेट नहीं है फॉर फ्लो रेगुलेशन। फिर आप लिख दो कि इसमें क्या है, हीटिंग एलिमेंट फॉर कंट्रोलिंग अ हाई टेम्परेचर एंड एलिवेटेड प्रेशर टू राइज। तो ये सारे इसके नए फीचर्स हैं जो इसमें नहीं है। तो दिस इज वेरी सिंपल। आप लिख दो एडिशनली D1 के अंदर ये भी नहीं है, फिर आप लिख दो एडिशनली D1 के अंदर ये भी नहीं है। ऐसे ऐसे करके जो भी आपके पास नया है और D1 में नहीं है उसके बारे में लिख दो। पहले आप हाउएवर से स्टार्ट करो, फिर आप फर्दर लिखो, फिर आप एडिशनली लिखो, ऐसे करके इट विल लुक गुड, ठीक है। सो बार बार एक ही लाइन, एडिशनली D1 डज नॉट डिस्क्लोज दिस, फर्दर D1 डज नॉट डिस्क्लोज दिस। जो भी आपके फीचर्स है आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, डिट्टो कॉपी कर दो, ठीक है। और एट द एंड एक लाइन लिख दो, द प्रेजेंट इन्वेंशन इंक्लूड्स सेवरल टेक्निकल फीचर्स that are not disclosed in D1 and therefore the invention of Mr. Ravi, या फिर अगर आप on behalf of Mr. आप रवि होके ही लिख रहे हो तो आप लिख दो therefore my invention is novel over document D1 और नीचे जब साइन करना तो रवि लिख देना, ठीक है। तो इट विल लुक लाइक कि हाँ रवि नहीं लिखा है क्योंकि रिस्पॉन्स फ्रॉम मिस्टर रवि बोला है इन्होंने, ठीक है। तो अब वो आप कैसे भी लिख सकते हो। तो बता दो कि भाई D1 में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मेरे में ये है, और एट द एंड एक लाइन लिख दो, द प्रेजेंट इन्वेंशन इंक्लूड सेवरल टेक्निकल फीचर्स दैट आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन D1 एंड देयरफॉर माय इन्वेंशन इज नॉवेल ओवर डॉक्यूमेंट D1। It will take time to digest, but don't panic. This is very easy. अब D2 से कंपेयर नहीं करेंगे? बिल्कुल D2 से भी करेंगे, नोवेल्टी के लिए दोनों से करेंगे। नोवेल्टी उसके के लिए लिए अलग पैराग्राफ उसके लिखेंगे? लिए अलग पैराग्राफ लिखेंगे। अब आप लिखो नोवेल्टी ठीक। ओवर डिस्क्लोजर D2, ठीक है। क्योंकि नोवेल्टी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि भाई एक डिस्क्लोजर में सारे फीचर्स नहीं होने चाहिए,
कंबाइन नहीं करते नोवेल्टी चेक करने के लिए। एंटिसिपेट आपका डॉक्यूमेंट तभी होता है जब एक सिंगल प्रायर आर्ट आपके सारे फीचर्स को डिस्क्लोज कर दे। तो ऑब्वियसली देखो D2 का भी डिस्क्लोजर बहुत ही छोटा सा है, तो इसमें क्या लिखोगे कि D2 में एक D2 डिस्क्लोजेस आइस टी मेकिंग। अब देखो इसने इसको और नैरो करके आइस टी मेकिंग मशीन कर दिया, जिसमें कि हीटिंग एलिमेंट इसमें भी है, हीटिंग एलिमेंट इसमें भी है, इसमें होल्डिंग यूनिट है, पिक्चर है, चिलिंग एलिमेंट है, इट ऑल्सो डिस्क्लोज मेथड है, मेकिंग आइस टी इन दिस मशीन, टी बैग इज एडेड टू द बॉइलिंग वाटर, ये सब मेथड वेथड भी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। इसमें तो बहुत कुछ नया है जो D1 D2 में नहीं है। लिख दो आप सेम कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट D2 डिस्क्लोजेस आइस टी मेकिंग मशीन, हाउएवर D2 फिर वही सेम कहानी। देखो D2 में भी सेकंड चैम्बर कहाँ है, लिख दो D2 डज नॉट डिस्क्लोज सेकंड चैम्बर for controlling rate of flow of liquid, D2 does not disclose rotatable plate, D2 does not disclose this। ठीक है, ओके। सो आप इस तरीके से करके इसको लिख दोगे और एंड में वही लाइन लिख दोगे, प्रेजेंट इन्वेंशन इज नॉवेल या प्रेजेंट इन्वेंशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम D2 एंड इज देयरफॉर नॉवेल ओवर D नॉवेल ओवर D2। ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर देना, वॉइस ब्रेक हो रहा था। द प्रेजेंट डिस्क्लोजर इज, इसको आप कैसे भी लिख दो, इट्स अप टू यू नीरज, आप कैसे भी लिख दो। द प्रेजेंट इन्वेंशन includes several technical features which are not disclosed, या फिर आप ऐसे लिख दो the present invention is like structurally and functionally different from D2 or D1 and is therefore novel। ठीक है। ठीक है, just try to write like राघव, पैराग्राफ 1 में क्या था वो पैराग्राफ बताना दोबारा। पैराग्राफ 1 में जस्ट आप मिस्टर रवि की इन्वेंशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, जो भी लिखा है उसको जैसे हम हाँ अच्छा ऐसे लिख दो, द प्रेजेंट इन्वेंशन ऑफ मिस्टर रवि रिलेट्स टू कॉफी मेकिंग मशीन कंप्राइजिंग अ हीटिंग एलिमेंट, 2 लाइन लिख दो। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करो और हेडिंग डालो नोवेल्टी ओवर डिस्क्लोजर D1। फिर इनके जो फीचर्स हैं, कुछ भी आपको अपने से सोचना नहीं है। देखो इसमें जो है, इसमें जो नहीं है, बस उसी पे आर्गुमेंट लिखना है कि भाई मेरे में ये है, ये है, ये है, इसमें तो ये है ही नहीं, बस। However, D1 ऐसे लिख, you have to write but in this manner, D1 does not disclose the, D1 से कंपेयर करना है बार बार, D1 does not disclose this, D1 does not disclose this, D1 does not disclose this, therefore my invention is novel, that's it। Similarly, D2 does not disclose this, D2 does not disclose this, therefore it is different and my invention is novel। ये भी फ्री फंड के 10 नंबर है, मैं बता रहा हूँ। 30 नंबर का वो और 10 नंबर का ये, 40 नंबर पूरे के पूरे फ्री फंड के हैं। और बिकॉज थ्योरी है तो आई बिलीव कि यू विल गेट समवेयर अराउंड 30 to 35 मार्क्स इफ यू राइट लाइक इन अ गुड हैंड राइटिंग। फिर ये सारी चीजें भी जज हो जाती है ना, और कोई ऐसा मत सोच लेना राइटिंग खराब है तो मार्क्स कट जाएंगे। या फिर आप जो थोड़ा अगर राइटिंग आपका उतना नीट नहीं है तो जो मेन फीचर्स है उनको आप अंडरलाइन कर देना। ठीक है, so this 40 marks is like open book exam, need not to worry about this at all। now coming to inventive step। ठीक है, अब देखो इन्वेंटिव स्टेप में जो भी फीचर्स हैं, देखो हम टेक्निकलिटीज पे आर्ग्यू नहीं करेंगे, टेक्निकलिटीज पे आर्ग्यू इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, फोकस ऑन द लैंग्वेज। अब आप लिखो, हेडिंग क्या डालोगे, लेट मी चेंज दिस, यस। अब आप लिखोगे इन्वेंटिव स्टेप ओवर D1 एंड D2। ठीक है, ओके। सो जब भी हम इन्वेंटिव स्टेप लिखते हैं तो वहां पे लिखने का एक सेट लाइन है। ठीक है, सो वो लाइन आपको जरूर याद रखनी है। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख ले, अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर ले। ठीक है, आई एम राइटिंग दैट पर्टिकुलर लाइन, द guys doing the prosecution already know all this, so if they want to correct me I am more than happy। okay, so आप लिखेंगे, although राइटिंग स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं, although D1 and D2 disclose beverage making machines। ठीक है, beverage making machines
विद हीटिंग एलिमेंट, दोनों में हीटिंग एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपने ये लाइन लिखी ना, जो कॉपी चेक कर रहा है वो समझ जाएगा कि हाँ आपको आता है। आप ये वर्ड जरूर यूज करेंगे, अ पर्सन skilled in the art, a person skilled in the art would not be motivated to combine their teachings, मतलब कोई भी जो पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट है वो दोनों को कंबाइन करके रवि के प्रेजेंट इन्वेंशन तक नहीं पहुंच सकता, ये आपको दिखाना है। their teachings to arrive at the present invention। ठीक है, बस उसके बाद आप अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखना स्टार्ट कर दो। लिख दो कि भाई नीदर D1, आप इसको कैसे लिखोगे, नीदर D1 नॉर D2, ये स्टाइल बस फॉलो करना, टीचेस या फिर सजेस्ट कुछ भी लिख दो। टीचेस द यू कैन राइट, क्या था इसमें, सेकंड चैम्बर है ना, तो D1 में भी सेकंड चैम्बर नहीं है, D2 में भी सेकंड चैम्बर नहीं, तो आप लिख दो neither D1 nor D2 teaches the learnings of, या फिर provision of, कुछ भी लिख दो, या फिर provision of नहीं भी लिखना है तो आप लिख दो सेकंड चैम्बर डायरेक्टली भी लिख दो। ठीक है, सेकंड चैम्बर, बस सेकंड चैम्बर के बारे में आप लिख दो, रेस्ट्रिक्टेड बाय फ्लो। ठीक है, तो ऐसे करके एक दो लाइनें लिखी बस, और एंड में कंक्लूड अच्छे से करना है। फर्दर और एक दो फीचर्स ऐड किए और एंड में लिख दिया कि therefore the invention of Mr. Ravi is inventive over combinations of D1 and D2। ठीक है, so you can conclude in this manner। और उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो एक लास्ट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख देना कि दिस इन्वेंशन प्रोवाइड्स टेक्निकल एडवांसमेंट, जो भी ये लाइक पेटेंट एक्ट के वर्ड्स है ना उनको अच्छे से यूज करना, लिख देना कि टेक्निकल एडवांसमेंट है जिसमें कि ये है, सेकंड चैम्बर है, ये है, देयरफॉर ये इन्वेंशन जो है वो दिस इज आल्सो नॉवेल, दिस इज आल्सो हैविंग इन्वेंटिव स्टेप। और मतलब अगर आप ये लिख दोगे कि therefore Mr. Ravi's invention satisfies the requirement of novelty and inventive steps under section, याद है किसी को novelty और inventive step का section? I guarantee you will get 10 out of 10 if you write this। 3L novelty और 2J inventive। हाँ 3 don't write 3, novelty और inventive अरे step। सॉरी, हाँ 2L 2J and 2J। novelty और 2JA। yes, 2JA 2JA is inventive step and novelty के लिए 2L। yes, new invention। ठीक है, so you'll write 21L and 21JA। ठीक है, 21 जरूर लिखना, 21L and 21JA। you'll get sure short at least 9 अगर आपने ये लिख के अंडरलाइन कर दिया बस। और इसको तो याद कर ही सकते हो, नोवेल्टी इन्वेंटिव स्टेप तो पूछा जाना ही जाना है।